हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम तान्या सिंगल के साथ हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक है 159। ऑप्शनल तान्या का है ज्योग्राफी। हम प्रयास करेंगे ऑप्शनल के बारे में जानने का, उसकी तैयारी के बारे में जानने का। साथ ही साथ इनका सफर काफी कंसिस्टेंट रहा है और हर कदम पर इनने कुछ नया सीखा है, अपने आप को इंप्रूव किया है और फाइनली आज इनका नाम लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं बहुत बधाइयां देना चाहता हूं ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से तान्या को। और अब हम सवाल चालू करते हैं। जो भी हमने कमेंट्स के द्वारा एस्पिरेंट के सवाल लिए हैं वो सब हम आज आपसे पूछने वाले हैं तान्या। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लगातार एस्पिरेंट्स को फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, चाहे आप बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। उस स्थिति में हाउ टू जस्ट गेट योर सेल्फ अप, रब योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट वर्किंग, वो स्पिरिट के बारे में मैं जानना चाहूंगा। डेफिनेटली एक फेलियर वाला जो एक फेज है वो आया था जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो फिर मेरा नहीं हुआ, सेकंड इंटरव्यू दिया तो नहीं हुआ। तो फेलियर के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स और आप खुद भी ये ना सोचे कि आपके एफर्ट्स में कमी थी। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। कई बार हमारे एफर्ट्स में कमी होती है और कई बार ऐसा होता है कि यू जस्ट मिस द मार्क। दोनों चीजों को अलग अलग समझिए। अगर आपके एफर्ट्स में कमी है तो एफर्ट्स में सुधार लाइए और इसको अपनी गलती की तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। बट इफ इट इज लाइक यू मिस द मार्क, लाइक यू वाज ऑलमोस्ट देयर, तो इतना बुरा मत फील कीजिए। थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी और रिफाइन कीजिए एंड अगेन गेट बैक इनटू द प्रोसेस। तो एक्सेप्टिंग एंड एज वेल एज आइडेंटिफाइंग कि आपके क्या लैकिंग पॉइंट्स है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर इज लाइक एक चीज है बट उसके बाद का प्रोसेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही करना चाहिए और भी चीजें हो सकती हैं बट दैट्स व्हाट आई थिंक कर सकते हैं हम लोग। मतलब तान्या आप ये कहना चाहती हैं हर अटेम्प्ट के साथ हमें एक फर्दर रिफाइनमेंट लेकर आने चाहिए और ज्यादा अपनी तैयारी में सफाई और क्लियरिटी के साथ हमें अप्रोच करना चाहिए। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छा किया होता है बहुत ज्यादा, बट यू जस्ट मिस द मार्क। एक थोड़े से मार्क से प्रीलिम्स में रह गए तो एक स्ट्रोक ऑफ लक भी होता है। तो कई बार डोंट पुश योरसेल्फ कि नहीं यू आर एट फॉल्ट, तो जस्ट लेट इट गो। तो दोनों ही चीजों पे ध्यान देना है। लेट इट गो वाली सिचुएशंस भी हैं और अपनी गलतियां भी हैं। हमें उस स्पाइरल में नहीं फंसना है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ टू मच। दैट्स व्हाट is associated with failure, blaming. So blaming should be limited. तानिया सारे अटेम्प्ट्स में आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, आपने कंसिस्टेंटली Yes. एज ए ऑप्शनल उसी की तैयारी। अब इससे सवाल ये आता है कि एक ऑप्शनल सिलेक्ट करने में जबकि आपने सिलेक्ट किया, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद आपके अटेम्प्ट्स में ज्योग्राफी की वजह से आपको एक बैकड्रॉप मिल रहा है या फिर एक नेगेटिव अप्रोच आ रहा है, चेंज करने का मन में आता है स्टूडेंट्स के? हाँ, डेफिनेटली आता है। जब आप मैंने 3 मेंस लिखे और तीनों मेंस मैंने ज्योग्राफी से दिया, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं चेंज करूंगी। बट चेंज करने में मैंने फिर ये सोचा कि आई हैव बीन क्लियरिंग द मेंस, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज लाइक ह्यूज ह्यूज गैप। तो देयर आर सम गैप्स तो विच आई कैन डेफिनेटली मैं उसको कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। बट या चेंजिंग ऑप्शनल शुड बी योर लास्ट थिंग। बट इसको ऐसा ऑप्शन हमेशा रिजेक्ट करना ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। तो इट डिपेंड्स। मेरा क्लियर हो रहा था, आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, आई जस्ट मिस द मार्क। तो आई थॉट कि मैं इसी में आगे कर लेती हूँ और इसलिए मैंने ये डिसीजन ड्रॉप किया कि मेरे को चेंज करना है ऑप्शनल। काफी लंबे समय तक हमें एक ऑप्शनल के साथ, जैसा आप कह रही हैं कि अगर हम उसको स्टिक करके चलते हैं तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, कभी कभी फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट तक आप एक ही ऑप्शनल को लेकर चलते हैं। तो ऑप्शनल सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है इस पॉइंट पे। आपके हिसाब से क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होने चाहिए यंग एस्पिरेंट्स के लिए अगर उनको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलरली अगर ज्योग्राफी की बात करें? डेफिनेटली मैंने तो ऐसे सिलेक्ट किया था कि मुझे जगह के बारे में जानना पसंद है, तो इंटरेस्ट था मेरा, एक बेसिक हंच आप बोल लो। अगर मैं एक सीरियस मेथोडोलॉजी बताऊं तो हम कई बार अपने इंटरेस्ट इतनी इजीली डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है और कंफ्यूजन होता है। तो अल्टीमेटली हमें मार्क्स चाहिए और ये हम चेक कर सकते हैं एग्जाम से। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, सिलेबस देखो और थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करो कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। इट्स अ टफ डिसीजन और बट इट्स नॉट लाइक कि आप ले नहीं सकते हो, आप ले सकते हो उसको। बट इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। कि आप ऑप्शनल्स का लिस्ट निकालो, उस लिस्ट में से मार्क डाउन करो कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आफ्टर 3-4 राउंड्स ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज यू विल गेट 3 या 4 या मे बी 2 ऑप्शनल्स। उसके बाद आप उसके सब्जेक्ट पेपर्स देखो। उसके बाद ये देखो कि एग्जाम में मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, उसका गाइडेंस कितना है, आपको इंटरेस्ट कितना है। और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स के बाद पे डिसीजन लो
तो स्पेंड सम टाइम ऑन दिस कि व्हाट ऑप्शनल टू टेक। अब इससे बात आती है कि ट्रेंड्स चलते हैं, जनरली ये मिथ है या फिर कह सकते हैं या फिर पैटर्न है। स्टूडेंट्स इस तरीके से कहते हैं कि अभी इस वाला ऑप्शनल में स्कोरिंग है, इसमें काफी टॉपर्स निकल रहे हैं, ये वाला ले लेना चाहिए। क्या ये इस तरीके की ट्रेंड्स होती हैं या फिर सारे जो ऑप्शनल्स हैं ऑल कैन बी स्कोरिंग? वैसे तो मैंने एक ही ऑप्शन लिया है, बट मैंने चेंज नहीं किया। तो बट मेरे ये फीलिंग है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये ट्रेंड में है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा किसी ऑप्शनल से निकाल निकाल रहा है, दैट्स मीन्स वी कैन डू इट, राइट। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट, आपके खुद की एबिलिटीज, आप किसी को बिल्कुल डायग्राम बनाना पसंद नहीं है या मैप बनाना पसंद नहीं है या जगह के बारे में जानना पसंद नहीं है, तो फिर वो ज्योग्राफी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए गो बाय योर इंटरेस्ट। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक ऑप्शनल से कोई भी नहीं निकल रहा है, मतलब हो सकता है उसमें दो एक ही बच्चा हो तो बात अलग है कि उसका नहीं हुआ, बट हर ऑप्शनल से बच्चे निकल रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज पे आपको डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड सेटिंग वाला काम है, इसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो आपका पहले से तैयारी है, उसको ज्यादा अप्रोच दें, अच्छा रहे। पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल एज योर एबिलिटीज, कि आप किस सब्जेक्ट को और इंटरेस्ट से, या आपको अगर किसी का ड्राइंग अच्छा है तो मे बी गो फॉर सब्जेक्ट्स इन विच डायग्राम्स आर इन्वॉल्व। तो लुक फॉर योर पॉजिटिव थिंग्स। यानी आप तीनों बार इंटरव्यू तक पहुंची। अब इससे मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का वो क्या मंत्र था आपका, जिससे आपका जो पहला, जनरली प्रीलिम्स को कहते हैं जैसे इट्स अ एंट्री पास फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज, तो वो एंट्री पास आपको तीनों बार कैसे मिल गया? व्हाट वर योर ट्रिक्स, या फिर क्या रूल फॉलो करते थे आप? सबसे जो सभी चीजों के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और लाइक प्रीलिम्स के लिए, इट्स लाइक कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो आप उसको सेम माइंड फ्रेम के साथ दो। और मैं हमेशा जब भी मॉक देती थी तो मैं उतना ही टेंशन, उतना ही प्रेशर के साथ देती थी। एंड मैं हमेशा ओएमआर में देती थी, रोल नंबर लिखती थी उसमें। अगर आपके पास अभी एडमिट कार्ड नहीं है तो फ्रेम अ फिक्टिशियस नंबर और आप उसमें लिखो वो सब चीजें, अपना टाइम फ्रेम नोट करो। तो उससे क्या होगा ना, जब आप आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट योर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो बेसिक चीजें आपकी हो जाएंगी कि आप एग्जाम रूम में जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा कि मेरे को ओएमआर भरना है, मेरे को रोल नंबर भरना है। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो जाएंगी। एंड प्लस जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हो तो आपका खुद का एक स्ट्रेटेजी डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ठीक है, मैं इतने मिनट में इतना कर लेता हूँ, या मुझे इस एरिया में कॉन्फिडेंस है। सो समहाउ मॉक्स इज वेरी गुड प्रैक्टिस, मतलब वो करना ही चाहिए फॉर प्रीलिम्स। और मुझे तो मॉक से ही कॉन्फिडेंस आता था। एंड जितना आप मॉक्स दोगे, अब ये इंडिविजुअल है अगेन, बट मॉक्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। जैसे आपने बताया, जितना मॉक्स देंगे और अपने मसल को एक प्रैक्टिस में ला दें, योर मसल शुड हैव दैट राइट, मेमोरी कि आप ओएमआर भर रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं। राइट, राइट। अब इससे बात आती है, व्हाट इज द बेंचमार्क, व्हाट इज दैट नंबर, व्हिच मिनिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट व्हिच वन एस्पिरेंट शुड गो फॉर? देखिए, इसमें दो चीजें होती है। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग टेस्ट से रिवीजन करते हैं। कि मेरा क्या रहता था, मैंने एक बार करंट अफेयर पढ़ लिया, याद कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं टेस्ट देती रहती थी। तो अब मेरे को टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आई विल अगेन बैक टू माई सोर्सेस एंड आई विल अगेन रिवाइज। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसमें तो मॉक्स एंडलेस है, यानी कि आपने जितना रिविजन करना है आप उतना मॉक्स देते रहो। अब कुछ लोगों का ये होता है कि वो लोग मॉक्स नहीं देते ज्यादा, वो लोग कॉपी से ज्यादा रिवाइज करते हैं, और आप कह लो सोर्स से ज्यादा रिवाइज करते हैं। तो कोई नंबर नहीं है इसमें। इट डिपेंड्स कि आपको क्या रिवीजन करना इजी रहता है। तो मेरे लिए मॉक से रिवीजन करना इजी रहता था, इसलिए मैं बहुत सारे मॉक्स देती थी। कुछ के लिए हो सकता है कि मॉक से रिवीजन करना इजी ना हो, बट मॉक्स देना जरूरी है, तो उससे नहीं घबराना है हमें। चलिए, तो आपने बता दिया कि गिविंग मॉक्स इज इंडिस्पेंसिबल, उसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन अप्रोच आपका किस तरीके का मेथड ऑफ रिवीजन है, चाहे आप नोट से कर रहे हैं या फिर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके कर रहे हैं, दैट कैन वेरी। यस, यस, डेफिनेटली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन, तान्या, व्हेन वी डिस्कस अबाउट मेंस पर्टिकुलरली, हमें 90 डेज मिल रहे हैं, 3 मंथ का टाइम होता है। जनरली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो 1 महीने की तैयारी पहले से कर लेंगे तो शायद उनके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएं, इस तरीके का माइंडसेट लेके चलते हैं, सो दे वेट फॉर द रिजल्ट। व्हाट वाज योर अप्रोच एंड व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस? तो वैसे तो हम सब अपने प्रीलिम्स के मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो तीन केसेस होते हैं। पहला केस आपको पता है आपका हो रहा है, जब आपका एक्सट्रीमली हाई स्कोर होता है, तो वो लोग तो तुरंत तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीच वाले बच्चे जिनको पता नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है। और तीसरा जिसमें आपका नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सेट होता है बीच वाले लोगों के लिए। तो अब उसमें क्या है कि एक नॉर्मल सी लाइन होती है कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट क्या हो सकता है कि आपका नहीं हो रहा है, तो भी आपको अगले साल मेंस लिखना है, प्रीलिम्स लिखना है, तो आपको पढ़ना ही है। एंड होप फॉर द बेस्ट। तो होप फॉर द बेस्ट में कि आपका हो जाएगा। तो इसलिए
मतलब मुझे तो लगा कि दोनों ही सिचुएशंस में मुझे पढ़ना ही है, सो दैट्स व्हाई वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि उस समय आपको एंजाइटी रहेगा कि हुआ नहीं तो क्या हुआ, यू नो माय अनदर ईयर वुड बी वेस्टेड, बट कुछ भी हो आपको पढ़ना तो है ही उस टाइम पे, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर देना तब भी पढ़ना है और आपको 3 महीने बाद मेंस देना है तो भी पढ़ना है। तो आप होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, याद रखो और पढ़ाई करो। मैंने तो पढ़ाई करना चालू कर दिया था, ऑल्दो वो सेम पेस में नहीं थी, बट फिर भी मैंने पढ़ना चालू, हम कभी बंद नहीं किया प्रीलिम्स के। 1 हफ्ते का ब्रेक लेती थी मैं, बट फिर मैंने पढ़ना चालू किया था। आपका अप्रोच कैसा रहता था तैयारी में? क्या आप पहले एसए और जीएस 4 पहले तैयार करते थे, या फिर GS 1 2 3 से स्टार्ट करके आप फिर फाइनली GS 4 पे और एसए पे जाते हैं? मेरा ऐसे रहता था कि जैसे वीकडेज हैं, वीकडेज में मैं जीएस पे ध्यान देती थी एंड वीकेंड्स में ऑप्शनल कर लेती थी या फिर एसए कर लेती थी। मतलब वीकडेज में भी ऐसा नहीं कि हमेशा जीएस करूंगी, हो सकता है कि शाम में मैं कुछ और ले लूं, क्योंकि मेरे से वन सब्जेक्ट वन डे अप्रोच वाला मेरा नहीं रह पाता था। मैं 2 सब्जेक्ट्स लेती थी कि वीकडेज में मैं 2 सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, तो उन दो में कोई सा भी हो सकता है, ऑप्शनल और जीएस हो जाता था या GS 1 GS 4 हो जाता था। तो इट डिपेंड्स, जिसका मैं वीकेंड पे टेस्ट लिखूंगी उसके अकॉर्डिंग मैं करती थी। तो मेरा टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलता था पूरा। आप 3 महीने में बना सकते हो ना, आप ये इतने टेस्ट दोगे, लाइक मैंने ऐसे किया था कि 4 टेस्ट आप GS 1 के लिखूंगी तो 16 टेस्ट इन ऑल में दे दूंगी, सब मैनेज करके सब कुछ ऐसे वैसे का सब कुछ। तो उस हिसाब से मैंने अपने वीक्स भी डिवाइड कर लिए थे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एसए और GS 4 को थोड़ा आड़े हाथ लिया जाता है स्टूडेंट्स के तौर। स्टूडेंट्स समझते हैं हाँ ये तो हो जाएगा, इसमें तो डेफिनेशन है, रटने का ज्यादा काम है, लिख देंगे कर देंगे। आपके हिसाब से एसए और GS 4 कितने इंपॉर्टेंट है? क्या ये सही में एक स्कोरिंग के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन सकते हैं? डेफिनेटली एथिक्स में तो मैं बोलूंगी बहुत स्कोरिंग होता है। मतलब GS 1 में आप कितना भी पढ़ लो, GS 2 में आप कितना भी पढ़ लो, बट यू कैन, आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस, मतलब ऐसा रहेगा उसमें आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बट GS 4 का सिलेबस इतना लिमिटेड है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो तो हर बार उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो GS 4 डेफिनेटली काफी स्कोरिंग है एंड बिल्कुल उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा नेग्लेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने इतना अच्छे से नहीं समझा था, मुझे लगा था कि हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं, बट सून आई रियलाइज कि हर बार नए क्वेश्चंस नहीं होते, सेम थीम पे थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे के लिए काफी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस दिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो ऐसे को प्रैक्टिस करने इन द सेंस लाइक हर वीक में आप एक ऐसे लिख लो, शुरू में आप स्ट्रक्चरिंग से शुरू करो, तो समहाउ आपके एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे आप लिख लो एग्जाम से पहले। 5 से 6 ऐसे, साथ ही साथ GS 4 का जो पेपर है वो आप कहना चाह रही हैं उसमें सवाल मिलते जुलते होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, थोड़ा सा शायद वर्ड्स में चेंज होगा या कनेक्टिविटी चेंज कर राइट देंगे। राइट राइट, क्योंकि थीम सेम रहता है, जो सिलेबस के थीम से उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है GS 4 तो। तानिया, पर्टिकुलरली मैं आपसे ऐसे राइटिंग के बारे में जानना चाहूंगा। ऐसे राइटिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है और उसको जनरली इग्नोर किया जाता है। जो लोग सोचते हैं, एस्पिरेंट्स जनरली ये सोचते हैं कि हमसे हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसे कितना स्कोरिंग हो सकता है, और बढ़िया ऐसे लिखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर दी जा सकती है? तो ऐसे में मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत सारी अप्रोचेस होती है, बहुत सारे टाइप के ऐसे होते हैं और मैं काफी डिस्कस करती थी। बट आई केम टू द कंक्लूजन कि आप कोई भी एक स्ट्रक्चर पकड़ लो, मतलब कोई भी, आप किसी का भी एक स्ट्रक्चर पकड़ लो, बट उस स्ट्रक्चर को फिट करने के चक्कर में आप ऐसे को एसेंस मत खोइए। तो जैसे मैंने क्या किया था कि मैं सोचती थी कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें मैं 4 टाइप के डायमेंशंस बना सकती हूँ, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, समथिंग लाइक दैट। बट फिर मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स में ये चारों चीजें फिट नहीं हो रही, उसमें कुछ अलग ही आ रहा है। तो इतना स्ट्रक्चर को रिजिड मत बनाओ, उसको काफी फ्लेक्सिबल रखो। हो सकता है आपके एक, जैसे साइंस वाले जो टॉपिक्स रहते हैं कि रोबोटिक्स विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड या कुछ इस टाइप के टॉपिक्स, उनमें वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाउ आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, साइंटिफिक पार्ट है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वाई ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आने लग जाता है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता जो आपके सारे एसेस, हर टाइप के एसे को फुलफिल कर पाए। तो स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि स्ट्रक्चर इज नॉट एसे, मतलब स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है राइटिंग में, बट वो आपका एसे नहीं होता। ये आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स एंड सून यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो स्ट्रक्चर एंड इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। सो इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
तो सीधा सीधा ये है कि नेट प्रैक्टिस करके जाना है। आप बिना नेट प्रैक्टिस के सीधा अगर मैदान में उतर जाएंगे तो आप 0 पे आउट हो जाएंगे। हाँ, कुछ इसी तरह है। इससे आगे बात आती है, मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगा आपके इंटरव्यू सेशन के बारे में। ऐसा मानते हैं कि इट्स नॉट अबाउट आपको सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है तो भी आप कितने ग्रेशियसली और किस तरीके से आप उनको मना करते हैं, सर आई डोंट नो इट, या फिर सर आई हैवंट रेड अबाउट इट। लोग कहते हैं इसका ज्यादा मैटर है, आपको बन रहा है नहीं बन रहा का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप इस चीज को कितना मानते हैं? तो जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे पहला स्टेटमेंट सर ने बोला था, चेयरमैन सर ने, कि हमने आपका पूरा डाफ देख लिया है और हमें लगता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप एकेडमिकली बहुत अच्छी हो। अब हम यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे। तो आई थिंक ये तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, तो पर्सनालिटी चेक होती है डेफिनेटली। एंड बस मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में एक ही बात ध्यान रखी, आई डू नॉट वांट टू इम्प्रेस एनीवन। तो उससे क्या होता है ना कि जब आप ऐसा सोच के जाते हो कि आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तो आप कोई भी चीज ओवर एम्फेसाइज नहीं करते। यू डू नॉट ट्राई कि आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, या समथिंग कि आप अपने आप को आप इससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसमें ज्यादा बोलो। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कीप योरसेल्फ, स्टिक टू वन, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन। तो मैंने तो यही फॉलो किया। और अगर अब उसमें क्या होता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता, तो क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे इम्प्रेस करना, तो मैं नहीं आता। सो दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड एंड लर्न थ्रू माय इंटरव्यूज। कोई प्रीमोनिशन नहीं होना चाहिए, कोई एंटिसिपेशन नहीं कि मुझे वहां पे जाके ऐसा करना है, और आपने दिमाग में बिठा लिया कि आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना, तो आप स्माइल भी ओवर नहीं करेंगे, यू विल बी कंसिस्टेंट द वे यू आर नेचुरल। हाँ, सो मैंने तो बस यही फॉलो किया। मतलब मुझे लगा कि कुछ भी मैं स्ट्रैटेजी है क्या, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी पर्सनालिटी चेक हो रही है, तो इट इज द वे आई एम, आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक दैट ओनली। जी सो हाँ, वो यही मेरा जो देखना हमेशा चाह रहे हैं रहता वो आप सहज होंगे जितना, उतना ज्यादा उनके लिए बेटर होगा, था। समझना भी और आपको पर्सनालिटी को चेक करना भी। हाँ, तो डेफिनेटली मतलब आई वुड से कि प्रीलिम्स डेली वाला एंड एडिटोरियल डेली वाला तो ऐसे था कि तानिया, आप ओनली आईएएस के डेली एडिटोरियल और प्रीलिम बूस्टर देखते हैं क्या? डेफिनेटली मतलब प्रीलिम एडिटोरियल दे आर लाइक वरदान फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, क्योंकि काफी क्रिस्प होते हैं एंड उनसे याद हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैं तो हमेशा देखती हूँ। और एक और चीज जो मैंने ओनली आईएएस से सीखी है, दैट इज डिसिप्लिन। मतलब हर रोज सेम टाइम पे इतना जुडिशली आप इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, तो ऐसे ही एस्पिरेंट्स को भी होना चाहिए कि आप कुछ भी हो, आप अपना डिसिप्लिन ना तोड़ें। सो दोनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से सीखी होंगी आईएएस से। आपकी तैयारी में कितना, आपके हिसाब से मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, क्या ये हेल्पफुल होते हैं एडिटोरियल्स या फिर प्रीलिम बूस्टर, आपको कहीं भी मदद करते हैं क्या? डेफिनेटली तो बहुत हेल्प करते हैं कि हर बार इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये रहता था। अब उसमें रिविजन करने के लिए, याद करने के लिए सारे वीडियोस देखती थी और पीडीएफ से मैं रिवाइज करती थी, कि इजीली हो जाता है और प्लस के साथ यू कैन रिमेम्बर फास्ट। तो मुझे काफी हेल्प किया प्रीलिम बूस्टर। एंड एडिटोरियल के लिए डेफिनेटली, क्योंकि जब आप सेग्रीगेट भी कर देते हैं प्लेलिस्ट में, तो मेंस में अगर मेरे को कोई टॉपिक पे इंफॉर्मेशन एकदम से जानना है, तो मैं उसको क्लिक करके समझ लेती थी, क्योंकि इतना अच्छे से कंपेयर के टॉपिक्स के 2-3 वीडियोस एक साथ रहते हैं। तो इट हैज हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एंड इट्स ऑल फ्री, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द टीम एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। सो दैट्स रियली अ गुड क्वालिटी ऑफ देम। चलिए, तो आप ओनली आईएएस के अनुशासन से काफी प्रभावित हैं। बहुत ज्यादा। तानिया, 4 अक्टूबर को पेपर है प्रीलिम्स का इस बार, आप क्या वर्ड्स ऑफ गाइडेंस देना चाहेंगे जो हमारे एस्पिरेंट्स इस बार पेपर देने वाले हैं? ओके, मैं यही फिर से रिपीट करती हूँ कि टेस्ट, मॉक टेस्ट आप सेम टेम्परामेंट के साथ दो, सेम माइंडसेट के साथ दो। ये मत सोचो कि ये तो मॉक टेस्ट है, अगर मेरे ज्यादा आ रहे हैं तो मैं कम भी आ रहे हैं। मतलब ये फोकस करो कि आप वैसे ही दो, जिससे आपको उस दिन डर ना लगे। तो डर सबको लगता है एग्जाम देने से पहले, बट सीट पर तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही मैं एक बाकी तो सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब अच्छे से मेहनत से काम करते हैं,
बट मॉक टेस्ट दो और सेम माइंडसेट रखो। तो मसल मेमोरी भी अपनी ट्रेन करें आप, जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जैसा माहौल वहां पे होने वाला है बिल्कुल वैसे ही माहौल बनाए अपने मन में और उस हिसाब से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ चले। Definitely। और 2 घंटा वॉच से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हम सबके पास फोन्स होते हैं, तो फोन से नहीं टाइम देखो, आपको वॉच से टाइम देखना है, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो। तो आई यूज टू हैव अ वॉच, और ओमेर शीट होती थी, पेपर में निकालती थी और मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही आप सारे टेस्ट ऐसे प्रैक्टिस करो, बट एटलीस्ट जितना भी 5 to 6 टेस्ट आप इस तरह के माहौल में प्रैक्टिस करो। ये बिल्कुल मेथड एक्टिंग जैसा है कि अगर आप शराबी हो जैसी एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको शराब पीनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप ओएमआर शीट भर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली देखा है बहुत बार एग्जाम हॉल में बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जी। और उसमें 15 मिनट्स 20 मिनट्स ओएमआर फिल करने में लगा देते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। अब उसका टाइम आप कम कर सकते हो जब आप पहले से इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर लो, तो यहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो तानिया, यहाँ पर हमारा सेशन रैप अप होता है। आपसे थैंक जितने भी यू। सवाल पूछे आपने काफी विस्तार से, जो भी आपका अनुभव था उसके साथ में आपसे आपने सारे सवालों के जवाब दिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी ओनली आइज की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये थी तानिया सिंघल, इनकी ऑल इंडिया रैंक है 159। ऑप्शनल इनका ज्योग्राफी है। इनके अनुभव से, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस या फिर इंटरव्यू, सारे इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो इन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओनली आइज के साथ बने रहिए।